हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन आ गए हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 54 पे। आज अपन काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे आज का लेक्चर। देखो, अपन सबसे पहले देख रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क को। गंगोत्री नेशनल पार्क गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही है। गंगोत्री ग्लेशियर को गौमुख ग्लेशियर भी कहा जाता है, क्योंकि जो गंगोत्री ग्लेशियर की जो ओपनिंग है ना, उसे गौमुख बोलते हैं, जहां से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। भागीरथी रिवर ही आगे जाके गंगा रिवर बनती है। तो गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर को ही गंगा जी का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गंगोत्री टेम्पल भी है। तो ये सब जो गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे गौमुख ग्लेशियर भी कहते हैं, गंगोत्री टेम्पल, फिर तपोवन ट्रैक, ये सब भी आपको गंगोत्री नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगी। और इस नेशनल पार्क में काफी सारी माउंटेन पीक्स भी हैं, जैसे सतोपंथ भी यहीं पर है। तो काफी सारे टूरिस्ट भी आजकल जाते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट भी जाते हैं, लोग ट्रेकिंग करने भी जाते हैं। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। तो यहाँ पे टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिलता है। टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत डेंस। यहाँ पे आपको चीर के पत्ते दिखेंगे, पाइन दिखेगा, ओक दिखेगा, रोडोडेंड्रॉन दिखेगा। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत अनोखी है। हिमालयन बियर्स दिखते हैं आपको, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। और कुछ विचित्र जीव भी मिलते हैं, जैसे ब्लू शीप यहाँ पे देखने को मिलती है। हिमालयन मोनाल यहाँ देखने को मिलता है। ब्लू शीप को भरल भी बोला जाता है। तो देखो, यूपीएससी का तो फेवरेट होता है अजीब व गरीब अनोखे जानवरों से सवाल बनाना। यूपीएससी सीधा सवाल बना देगा कि भरल आपको इनमें से कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन दे देगा, चार नेशनल पार्क दे देगा। आपको बताना है कि भरल गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, हिमालयन मोनाल गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो ये रखना है आपको याद। देखो, एक बार रीड कर लेते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द गंगोत्री टेम्पल। 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्क एस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसका एरिया भी काफी अच्छा सारा है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बहुत ही बायोजोग्राफिकल जोन में पड़ता है। इसका एल्टीट्यूड है 1800 मीटर। ये सी लेवल से भी 7000 मीटर अबव है। तो देख लो, इसलिए यहाँ पे टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इट फॉर्म्स अ कॉरिडोर बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, ये ना एक तरीके से बफर जोन कॉरिडोर का भी काम करता है, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में। देखो, जंगल तो कनेक्टेड ही होते हैं काफी सारे पहाड़ों पे। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन है ना, वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ, तिब्बत के साथ। तो स्ट्रेटेजिकली के भी बहुत ज्यादा लोकेटेड है ये नेशनल पार्क। यूपीएससी ऐसा सवाल भी बना सकती है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाता है। इसका जो अपर कैचमेंट, इसका जो एरिया है ना, ये अपर कैचमेंट एरिया में पड़ता है भागीरथी रिवर के, क्योंकि भागीरथी रिवर गौमुख से ही निकलती है। भागीरथी रिवर ही आगे जाके देवप्रयाग में गंगा रिवर बनती है। ठीक है। द गौमुख ग्लेशियर, द ओरिजिन ऑफ द गंगा इज लोकेटेड इनसाइड दिस पार्क। ठीक है। ये एक बार मैप देख लो उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स का। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा। इसके वेस्ट साइड में है गोविंद नेशनल पार्क। इसके साउथ में पड़ता है केदारनाथ सेंचुरी। तो ये कनेक्ट भी करता है इन जंगलों को। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। एस्कॉट सेंचुरी भी उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। इस स्लाइड से आपको उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क भी याद रखने हैं। यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना लेता है। एक बार राजाजी नेशनल पार्क पे गौर करना, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द गौमुख तपोवन ट्रैक। इट इंक्लूड्स आइकॉनिक पीक्स लाइक चौखंबा, सतोपंथ, केदारनाथ. It is covered with dense temperate coniferous forest where cheer, pine, deodar, fir spruce, oak and rhododendron are the main types of vegetation. It is the home of snow leopard, black bear, brown bear, musk deer, blue sheep. ब्लू शीप को भराल भी कहते हैं, एंड हिमालयन मोनाल आर फाउंड हेयर। देखो, आपको क्या क्या याद रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? गंगोत्री नेशनल पार्क में ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे गौमुख ग्लेशियर भी कहा जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क से भागीरथी रिवर ओरिजिन होती है। भागीरथी आगे जाके गंगा बनती है। तो अगर गंगा का ओरिजिन पूछा जाए तो भी गंगोत्री नेशनल पार्क लिख देना। ठीक है।
यहाँ पे ट्रैक्स है, तपोवन ट्रैक है, सतोपंत पीक्स है, ये भी याद रखना है आपको। इसका वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तो याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। ये भी याद रखना कि गंगोत्री नेशनल पार्क तिब्बत से भी बॉर्डर शेयर करता है, ये भी याद रखना है। अगर यूपीएससी पूछ ले कि ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। और हाँ, अगर यूपीएससी पूछे कि आपको इनमें से कौन से नेशनल पार्क में भराल देखने को मिल जाएगा, तो आपको बताना है गंगोत्री नेशनल पार्क। ब्लू शीप, हिमालयन मोनाल कहाँ देखने को मिल जाएंगे, गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको रखना है याद गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। और ये जो इमेज दिख रही है आपको, इससे आपको अपने नोट्स में सारे नेशनल पार्क याद रखने हैं उत्तराखंड के। अब आते हैं अपन एक एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में। देखो एक्सरसाइज साइक्लोन का अभी चौथा एडिशन हुआ है, फोर्थ एडिशन हुआ है एक्सरसाइज साइक्लोन का 2026 में। ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी 2023 में। देखो इसमें क्या होता है, ये एनुअल एक्सरसाइज है, ये हर साल होती है। इसमें एक साल अपने यहाँ होता है, एक साल इजिप्ट में होता है, क्योंकि एक्सरसाइज साइक्लोन इजिप्ट और इंडिया की आर्मीज के बीच में एक्सरसाइज है। एक साल इंडिया में, एक साल इजिप्ट में। तो पहला वाला है 2023 में इंडिया में हुई थी, 24 में इजिप्ट में हुई, 25 में इंडिया में हुई, 26 में इजिप्ट में हुई, ठीक है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बात याद रखनी है। अब आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है कि इंपॉर्टेंट, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन India and Egypt. It aims to enhance joint mission planning capabilities and improve interoperability through the exchange of best practices in special operations. It is an annual military exercise conducted alternatively in India and Egypt. First edition in 2023 in Jaisalmer, 2026 fourth edition in Anhas, Egypt. The participating troops undertake training in special operations tactics, techniques, and procedures in desert and semi-desert terrain. It strengthens defense cooperation, mutual trust, and military ties between India and Egypt. देखो इन एक्सरसाइज से क्या होता है, कॉपरेशन बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज साइक्लोन के टेरेन याद रख लो, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। पूछ सकते हैं जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर, नहीं, ये डेजर्ट वॉरफेयर से रिलेटेड है एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है। ये इंडिया इजिप्ट के बीच में होती है। क्या क्या याद रखना है एक्सरसाइज साइक्लोन से? एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। एक्सरसाइज साइक्लोन मिलिट्री की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज साइक्लोन एनुअल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज साइक्लोन की क्या रहती है, टेरेन डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, ठीक है। ये सब याद रखना है। और सबसे घुमावदार सवाल क्या है, जो आपको कोई भी कोचिंग नहीं बताएगी, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको ये ट्रैप नहीं बताएगी, क्योंकि इस ट्रैप को बताने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको चीजें याद रखनी चाहिए, जो चीजें मेरे को याद हैं। देखो एक होती है एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और एक एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है। तो आप याद करके जाएंगे एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट। यूपीएससी पूछ लेगा एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, आपको साइक्लोन लगेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज लगेगा, डेजर्ट वॉरफेयर लगेगा, आप टिक कर दोगे इंडिया इजिप्ट। या एक्सरसाइज साइक्लोन पूछ लेंगे, आप डेजर्ट साइक्लोन पढ़ के जाओगे, आप टिक कर दोगे इंडिया यूएई। आपका हो जाएगा सवाल गलत, आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो आपको ऐसे दिमाग को प्रेशराइज करो, दिमाग को ट्रेन करो कि हम सही चीज याद रखें, सही चीज हम एप्लीकेबल कर पाए, सही चीज हम यूज कर पाए। कैसे भी करो, देखो खूब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका दिमाग ट्रेन होगा। Exercise the desert cyclone is with UAE, not with Egypt. There are two different exercises. Desert cyclone that is with UAE and exercise cyclone that is with Egypt. ये बहुत बड़ा ट्रैप है, यूपीएससी सवाल बना लेगा, आप लोग अटक जाएंगे। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बताने के लिए उस इंसान को भी समझ होनी चाहिए चीजों की, जो मेजोरिटी ऑफ द लोगों को नहीं है। देखो अब अपन देखेंगे लोहित रिवर के बारे में। लोहित रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो चाइना और इंडिया में बहती है। लोहित रिवर दो देशों में बहती है और दो स्टेट्स में बहती है इंडिया के। दो देश हैं चाइना और इंडिया, दो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश और आसाम। देखो लोहित रिवर का ओरिजिन तो तिब्बत में है, ईस्ट तिब्बत में है, वहां से ये अरुणाचल प्रदेश आती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से ये आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये ओरिजिन होती है ईस्ट तिब्बत की जायलचू रेंज से, वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में आके ये मिशमी हिल्स से बहती है, मिशमी हिल्स से बहते हुए ये आसाम के प्लेन्स में आती है, और सादिया के पास आके ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है,
ठीक है, इसमें मेजर पानी तो आता है बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी है जो अपन देखेंगे। देखो, लोहित रिवर को ब्लड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि लोहित रिवर में ना लाल रंग की मिट्टी तैरती है, तो ऐसा लगता है कि लाल हो गई रिवर, खून बह रहा है, तो इसे ब्लड रिवर भी कहा जाता है, ये बात भी रखनी है याद। देखो, लोहित रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सैंक्शन करा है कैबिनेट ने। क्या करा है सैंक्शन कैबिनेट ने? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका नाम है कलाई। कलाई एक ऑलरेडी था, अब कलाई 2B लॉन्च सैंक्शन कर दिया है। तो अब वहां पे दो दो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं कलाई प्रोजेक्ट के नाम से। तो कलाई प्रोजेक्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी रिवर पे? लोहित रिवर पे। प्रीलिम्स का बहुत बड़ा सवाल है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। The cabinet approved the investment proposal for the construction of the 1200 megawatt Kalai second hydroelectric project in Anja district in Arunachal Pradesh. It is a perennial river that flows through Arunachal Pradesh and Assam. देखो, ज्यादातर जो रिवर्स होती है ना, हिमालयन रिवर्स, वो पेरिनियली होती है, सदाबहार होती है, क्योंकि उनमें पानी बर्फ के पिघलने से आता है। इट ओरिजिनेट्स इन जायलचू रेंज इन ईस्टर्न टिबेट। ये भी याद रखना है, जायलचू रेंज कहाँ है? ईस्टर्न टिबेट में है, चाइना में है। इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश पासिंग अक्रॉस द मिशमी हिल्स। लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स के बीच में से बहती है, तो ये भी याद रखना है, मिशमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है। इट फाइनली एंटर्स आसाम वेयर इट जॉइंट्स द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर सादिया। सादिया टाउन एक आसाम का शहर है, वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, प्लेन्स में आ जाती है, प्लेन शुरू हो जाता है सादिया से आसाम का, और ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिल जाती है लोहित रिवर। लोहित रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट्स मेन सोर्स इज स्नो मेल्ट फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर्स एंड अदर स्मॉल स्ट्रीम्स। देखो, लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरीज देख लो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है दाऊ, दलाई, टिडिंग। लेफ्ट बैंक है लांग। सीधा सवाल आ जाएगा, दाऊ, दलाई, टिडिंग, लांग किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ये बात रखनी है याद। देखो, इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है आपको। लोहित रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि इसका ओरिजिन चाइना में होता है, तिब्बत में होता है। तिब्बत में इसका ओरिजिन कहाँ होता है? जायलचू रेंज में होता है। लोहित रिवर का ओरिजिन होता है जायलचू रेंज में, तो जायलचू रेंज कहाँ है? ईस्टर्न तिब्बत में, याद रखना है। फिर ये इंडिया में आती है, इंडिया में ये दो स्टेट से बहती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से बहती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ये पास करती है मिशमी हिल्स से, तो मिशमी हिल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर ये ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखना है। अब आपको बताना है, लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अरे, खुद से मैप देखोगे तो थोड़ा याद रहेगा। खैर, मैं मैप दिखाऊंगा, उसमें क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, ये हिमालयन ग्लेशियर से भी पिघलने से बहती है तो है ही। लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद रखना, डाउ, डलाई, टेडिंग, लैंग। देखो, लोहित रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये कौन सी रिवर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर, इतना नहीं आता। पर ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ सकता है पेपर में, लोहित की राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं आएगा। देखो, आप देखोगे लोहित, ये मेल रिवर लग रही है ना? हाँ, देखो, एक नदी होती है, एक नद होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र भी नद है, नदी नहीं है ऋग्वेद के हिसाब से। सेम रोहित लोहित भी मेल रिवर है। जैसे अजय रिवर मेल रिवर है, दामोदर रिवर मेल रिवर है। तो रिवर सारी फेमिनाइन होंगी ये भी जरूरी नहीं है। ब्रह्मपुत्र खुद नद है, मेल रिवर है। लोहित भी मेल रिवर है, नद है ब्रह्म लोहित। ठीक है, लोहित नदी नहीं है, नद है ऋग्वेद के हिसाब से। ये मैप देख लो, लोहित रिवर है। ये जो मोटा मोटा आ रहा है ना नीले रंग का, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र जिस डायरेक्शन में बहती है उसको नॉर्थ बोला जाता है रिवर का। तो लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ब्रह्मपुत्र का हेड है साउथ की तरफ। लोहित आ रहा है ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट से, तो लोहित रिवर क्या है? ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बात याद रखनी है। ऐसी दिखती है लोहित रिवर, देखो कम पानी रहता है, बहुत ज्यादा गहरी या बड़ी विशाल का नहीं होती ये। पहाड़ी नदियां नॉर्थ ईस्ट की। उस मैप से बाकी सारी रिवर्स भी देख लेना, ठीक है। देखो, इसका कैचमेंट एरिया तो ज्यादातर ट्रॉपिकल वेट सीजन में ही रहता है, मिक्स फॉरेस्ट है, टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल टाइप भी है। इसका हाइडल प्रोजेक्ट याद रखना है। कलाई प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? लोहित रिवर पे है। कलाई प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है।
हर हाइडल प्रोजेक्ट का आपको रिवर याद होनी चाहिए और स्टेट याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट याद होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो लोहित रिवर को रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। लोहित का आसामी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि रिवर ऑफ ब्लड है, क्योंकि इसमें ना रेडिश लेटराइट सॉइल बहती है। अब आपसे ये सवाल पूछ लेगा यूपीएससी, लोहित रिवर को रिवर ऑफ ब्लड क्यों कहा जाता है, उसमें कौन सी सॉइल बहती है? लेटराइट सॉइल बहती है। अरुणाचल प्रदेश में लेटराइट सॉइल मिलती है, ये भी यहाँ से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, एक बार लोकल नेम देख लेते हैं लोहित के। जायू या जायलचू बोला जाता है तिब्बतियन में। मिशमी लोग इसे टेल्लू बोलते हैं। डिमासा लोग इसे डिलाऊ बोलते हैं। अहोम यानी असम के लोग इसे टिलाऊ बोलते हैं। तो देखो लोकल नेम्स पे एक बार नजर डाल लो, रटना तो मत, पर एक दो बार रीड कर लो अभी ही, या ये वीडियो दोबारा देख लेना। वैसे दोबारा मत देखना, अभी शॉर्ट नोट्स बना लो वीडियो के। तो शॉर्ट नोट्स में एक बार देख लेना कि लोकल नेम्स क्या हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है, रिवर ऑफ ब्लड कहते हैं, कलाई प्रोजेक्ट इसी रिवर पे है। ये सब हो गया लोहित रिवर के बारे में। रोहित नहीं, लोहित रिवर। अब बात आती है एम्परर पेंगुइन्स के बारे में। देखो एम्परर पेंगुइन्स ना सबसे बड़ी होती हैं, तभी इनका नाम एम्परर पेंगुइन्स है। जितनी भी पेंगुइन्स मिलती है ना, उन सब में ये साइज में सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, ये अंटार्कटिका में मिलती हैं, सारी पेंगुइन्स अंटार्कटिका में मिलती हैं। पोलर बियर नॉर्थ पोल पे आर्टिक रीजन में मिलता है। पेंगुइन साउथ पोल पे अंटार्कटिका में मिलती हैं। तो पोलर बियर और पेंगुइन कभी नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में साथ नहीं देखे जाते। ठीक है, एम्परर पेंगुइन्स बहुत बड़ी पेंगुइन होती हैं, तो ये बहुत डेयरिंग काम भी करते हैं। देखो अंटार्कटिका में जितने भी जीव जंतु रहते हैं ना, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है गर्मियों में। ठीक है, पर एम्परर पेंगुइन कब करती है अपनी ब्रीडिंग? एकदम अंटार्कटिक विंटर्स में, बहुत सर्दी में। तो बहुत सर्दी में ये लोग झुंड बना के रहते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे हीट लॉस नहीं हुए इनके ग्रुप में से। इनमें ना एक प्रैक्टिस है ब्रूड पाउच करके। तो उसमें क्या होता है, जो मेल पेंगुइन होती है ना, वो हैच कराती है अंडों को। फीमेल पेंगुइन जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो पहले खाना खा लेती हैं काफी सारा, फिर प्रेगनेंसी में वो कुछ नहीं खाती। इस टाइम पे मेल्स खाना खाते रहते हैं। फिर जब डिलीवरी हो अंडा दे देती है फीमेल पेंगुइन, फिर उस पे बैठ के हैच कराना पड़ता है। तो मेल पेंगुइन खूब सारा खाकर जाते हैं उनके पास, फिर अंडा लेते हैं। अंडे को मेल पेंगुइन अपने ब्रूड पाउच में रखते हैं, बर्फ से ऊपर। मतलब पैर तो उनके बर्फ में रहते हैं, पर पैरों से ऐसा एंगल बनाते हैं कि अंडा बर्फ के टच नहीं हुए, जमीन के टच नहीं हुए, उनकी बॉडी में रहे। उसे ब्रूड पाउच कहते हैं। तो एम्परर पेंगुइन्स में मेल हैच कराते हैं अंडा, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इतने फीमेल खाना खा लेती है, फिर जब बच्चा पैदा होता है फिर फीमेल बच्चे का ध्यान रखती है, मेल खा लेते हैं। देखो ऐसे ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है सर्वाइवल ऐसे इलाकों में। अपन लोग भारत जैसे देश में रहते हैं, ये बहुत गर्व की बात है, अपने लिए बहुत अच्छी बात है। एम्परर पेंगुइन, इनका साइंटिफिक नेम देख लेना, एप्टेनोडाइटिस फॉरस्टेरी। प्रोनाउंस ही नहीं होते साइंटिफिक नेम, तो फिर भी ऐसे याद रख लो। डाइटिस डाइटिस डाइटिस, एम्परर पेंगुइन्स, डाइटिस डाइटिस, फॉरस्टेरी फॉरस्टेरी। फॉरस्टेरी से एम्परर है, एम्परर पेंगुइन, ऐसे कुछ भी गाना बना के याद रख लो। इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 2080 तक ये इनकी पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है, बर्फ ही नहीं बच रही, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से। Emperor penguin is the largest penguin species that survives and breeds in extreme Antarctic winter conditions. सब पेंगुइन्स में सबसे बड़ी होती हैं, तभी इन्हें एम्परर पेंगुइन्स कहते हैं। इनकी खासियत है कि ये विंटर में ब्रीड करती हैं। द पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू शो अ शार्प डिक्लाइन विद अ पॉसिबल halving द 2080s ड्यू टू इन 2080s 2080 तक ये आधे हो जाएंगे ड्यू टू द चेंजिंग सी आइस कंडीशंस हैबिटेट। They depend on fastened ice near the Antarctic coast, which is the sea ice attached to the land or icebergs for breeding, molting and raising chicks. देखो आइसबर्ग्स वगैरह पे रहते हैं, आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इनकी हैबिटेट ही लॉस हो रही है, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन, द एम्परर पेंगुइन्स आर फाउंड अक्रॉस द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। पूरे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं एम्परर पेंगुइन्स। थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज एंड सी आइस लॉस, रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी, कमर्शियल फिशिंग, कंपटीशन, डिसीज। देखो बीमारी हो गई, सी बर्फ पिघल गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, खाना कम हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से कमर्शियल फिशिंग हो रही है, कंपटीशन हो रहा है इनमें, तो ये इनके थ्रेट्स हैं। क्या क्या याद रखना है इस स्लाइड से? आईयूसीएन स्टेटस याद रखना एम्परर पेंगुइन्स का, एम्परर है तब भी एंडेंजर्ड है। ठीक है, एम्परर है तब भी एंडेंजर्ड। और साइंटिफिक नेम देख लेना, एपेंटोडाइटिस फॉरेस्टेरी। ये विंटर्स में ब्रीड करते हैं, पूरे अंटार्कटिका में मिलते हैं, बस यही मेन है इनका। थ्रेट्स तो देखो कॉमन ही होते हैं हर पेंगुइन के, हर चीज के। क्लाइमेट चेंज,
कमर्शियल फिशिंग, ये बुद्धि से होते हैं अपने, ये रटने नहीं होते थ्रेड्स, ये अपने दिमाग लगाकर करने होते हैं। ठीक है, एम्पर पेंगुइन्स के बारे में अब फोटो देख लेते हैं। ये फोटो है एम्पर पेंगुइन्स की, देखो कितने सुंदर लगते हैं। ये देखो तो तने तने से है ना। ये देखो ये फोटो, बीच में एक पेंगुइन पेंगुइन खड़ा है ना, ये मेल पेंगुइन है। ये सारे मेल पेंगुइन्स है राइट वाली फोटो में, मेरे ऊपर जो फोटो है ना उसमें ये सारे मेल पेंगुइन्स हैं। ये पैर ऐसे बनाकर खड़े हैं कि, और इनके पैरों के ऊपर अंडा है। इनके जो फर है ना, कोट है इनका, इनके कोट के अंदर इनका अंडा है। और जो इन्होंने नहीं दिया, फीमेल नहीं दिया है, पर ये हैच करा रहे हैं। तो इनके पैर ऐसे बना लेते हैं, ये पैर के ऊपर ऐसे अंडा रख लेते हैं जिससे अंडा बर्फ के टच नहीं हुए। अंडा बर्फ पे टच नहीं होएगा तो गर्माश मिलती रहेगी इनके फर से। ये देखो सर्वाइवल कितना हार्ड है। इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रूड पाउच कहते हैं। adults can weight up to 40 kg at the start of the breeding session। देखो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है ना इनका, तो ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं। फिर ब्रीडिंग सीजन के एंड तक ये बहुत पतले हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक कुछ खाते नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। They are the only animals that breed during the Antarctic winter, and male take responsibility for incubation. They do this by balancing the egg on their feet and covering it with a feathered skin called a brood pouch। मैं बता ही चुका हूँ। सीधा सवाल आ जाएगा, ब्रूड पाउच किससे रिलेटेड है? पेंगुइन से रिलेटेड है। कंगारू ऑप्शन में भी आएगा ब्रूड पाउच से, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। यूपीएससी बहुत हार्ड सवाल बनाता है कि ब्रूड पाउच कंगारू से एसोसिएटेड है। जी नहीं, पेंगुइन एम्परर पेंगुइन से रिलेटेड है। अडेप्टेशन देखो ये सीख ही गए हैं। दे हैव सेवरल लेयर्स ऑफ स्केल लाइक फेदर्स एंड बॉडी फैट फॉर इंसुलेशन। देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड ब्लड सर्कुलेशन हेल्प्स इन रिसाइकलिंग हीट एफिशिएंसी। दे हडल टुगेदर टू रिड्यूस हीट लॉस एंड सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। ये झुंड बना के रह लेते हैं, काफी सारे पेंगुइन्स ऐसे 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 झुंड बना के रह लेते हैं। तो ऐसे झुंड बन जाता है पेंगुइन्स का। तो इसमें अंदर तक गर्माश रहती है। अब आप बोलोगे बाहर वाले पेंगुइन को तो ठंड लगी रही है, तो ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ये ऐसे गोला बना के हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कैरम में गोटियां जमाते हैं ना। तो कैरम के बीच में जैसे व्हाइट रानी रानी बैठाते हैं, फिर रानी के चारों तरफ गोटियां होती हैं, तो ये ऐसे ही झुंड बना के बैठ जाते हैं कैरम की सेटिंग जैसा। फिर जिससे अंदर गर्माश रहती है, ठंडी हवा नहीं आती। फिर ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जो अंदर होता है वो बाहर चले जाता है, बाहर वाला अंदर आ जाता है, जिससे सर्वाइवल हो सके। ठीक है, ये इनका सोशल बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर के ऊपर सवाल आते हैं। डाइविंग एबिलिटी देखो, डाइव भी कर लेते हैं बड़ा अच्छा अच्छा, और काफी देर तक डाइव कर लेते हैं। ये सब याद नहीं रखना कितना डाइव कर लेते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है इनके बिहेवियर के बारे में, एक तो ब्रूड पाउच क्या होता है वो याद रखना है, और इनका सोशल बिहेवियर याद रखना है कि ये हडल बना लेते हैं जिससे हीट लॉस नहीं होए और एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल हो सके। ये सब याद रखना एम्परर पेंगुइन के बारे में। ये है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं इंडिया के। ठीक है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, तमिलनाडु वाले रीजन से, मद्रास प्रेसिडेंसी से। तमिलनाडु में हैं अभी इलेक्शंस, इसलिए राजा जी हैं न्यूज में। देखो राजा जी बहुत बड़े आदमी रहे हैं भारत में। ये भारत के इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं। आजादी के बाद दो गवर्नर जनरल रहे हैं। देखो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले गए थे। फिर 26 जनवरी 1950 को तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने थे। इस टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल होते थे इंडिया में। दो गवर्नर जनरल रहे हैं, एक तो माउंटबेटन रहे थे 1947 से 1948 तक। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे हैं 1948 से 1950 तक। लगभग 2 साल के टाइम पीरियड के आसपास ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं। जो इंडिया के गवर्नर जनरल होते थे वो शपथ लेते थे क्राउन से, इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये इंडिया के इकलौते इंडियन गवर्नर गवर्नर जनरल रहे हैं। ये ऐसे इकलौते इंडियन रहे हैं जो गवर्नर जनरल रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। ठीक है, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पर ये कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे, ये बात याद रखनी है। ये कोई भी सेशन का नाम दे देंगे, 1934 के सेशन का नाम दे देंगे, कुछ भी नाम लगा के, और ये मद्रास भी डाल देंगे, ये मुंबई डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, और बोलेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस सेशन के अध्यक्ष रहे थे। चक्रवर्ती गोपालाचारी राजगोपालाचारी कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे, बहुत बड़े नेता थे पर प्रेसिडेंट नहीं रहे। ठीक है, इनका अर्ली पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था 1906 के कैलकाटा सेशन से। काफी सारे लोगों का वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा सेशन हुआ था, स्वदेशी बायकॉट वगैरह सब लिया गया था यहाँ पे प्रण। फिर 1907 का सूरत स्प्लिट वाला सेशन भी इन्होंने मतलब पार्ट लिया था। ये होम रूल लीग में भी शामिल थे 1916 की। कहाँ से इंस्पायर्ड थी? आयरलैंड से इंस्पायर्ड थी होम रूल लीग। दो होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट की थी, एक तिलक की थी। ठीक है,
ये महात्मा गांधी के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे 1919 में, जब इन्होंने रॉयल सत्याग्रह वगैरह करा था गांधी जी ने ना, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। फिर इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी बहुत साथ दिया गांधी जी का। ये सालेम एक जगह है चेन्नई के पास मद्रास में, मतलब मॉडर्न तमिलनाडु में सालेम एक डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई के पास। ये उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। और इनके कुछ कुछ हैं, जैसे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना 1930 में, तब इन्होंने एक वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह चालू करा था। यूपीएससी सीधा सवाल पूछ लेगी, वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह किसने चालू करा था, कौन एसोसिएटेड है वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह से। वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, सवाल बन सकता है, तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं। वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लीड करा था। देखो इनकी ना कुछ आइडियोलॉजी अलग थी कांग्रेस से। क्विट इंडिया मूवमेंट इनको थोड़ा पसंद नहीं आया था, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। फिर इन्होंने वापस ज्वाइन भी कर ली थी, सब लोगों ने मनाया तो। पर ये कभी प्रेसिडेंट नहीं रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये भी याद रखना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, उसे सीआर फॉर्मूला कहते हैं, 1944 में बनाया था। देखो, अंग्रेज लोग बोल रहे थे उस टाइम पे कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, डोमिनियन का स्टेटस ले लो, ये ले लो, वो पाव ले लो, ज्यादा ऑटोनॉमी ले लो। फिर इसी टाइम पे पाकिस्तान वाले, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले हैं, वो पार्टीशन चाह रहे थे। तो काफी ज्यादा डेडलॉक बन गया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इतने बड़े हस्ती थे, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने एक प्रपोज करा था सीआर फॉर्मूला, कि जिससे डेडलॉक खत्म हो जाए कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में पाकिस्तान को लेके। कि देखो, मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस वाले कह रहे थे कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो यही डेडलॉक था। इन्होंने बोला था कि अपन पहले अंग्रेजों से पावर ले लेते हैं, आजादी ले लेते हैं, उसके बाद अपन देखते रहेंगे। अब मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे कि पहले पार्टीशन फाइनल हो जाए, उसके बाद हम आजादी लेंगे। पागल है। तो यही था कि पहले अपन आजादी ले लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये था सीआर फॉर्मूला। इसको अपन अच्छे से पढ़ाएंगे। इन्होंने प्रीमियर के रूप में भी काम कर रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी के। देखो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रेसिडेंसी में इलेक्शंस के बारे में बात हुई थी, चुनाव हुए थे काफी सारे, तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। ये होम मिनिस्टर रहे आजादी के बाद, ये चीफ मिनिस्टर रहे आजादी के बाद, कहाँ के? मद्रास के। ये गवर्नर रहे हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है। फिर इन्होंने 1959 में कांग्रेस से ये फिर अलग हो गए थे, क्योंकि ये एडवोकेट करते थे मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स और नेहरू जी सोशलिज्म की बातें करते थे। तो इन्होंने एक स्वतंत्रता पार्टी बना ली थी। आपको बहुत सारी चीजें रखनी है याद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। अपन ने जब उत्तराखंड के नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, अपन ने एक राजाजी नेशनल पार्क पढ़ा था। तो राजाजी की याद में एक राजाजी नेशनल पार्क बना है, पर वो तमिलनाडु में नहीं बना, वो उत्तराखंड में बना है राजाजी नेशनल पार्क। ये भी एक सवाल है। देखो, ये जो स्लाइड है ना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में, ये सारी स्लाइड जरूरी है। ये क्या करेंगे, बोल देंगे प्रीमियर रहे थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, होम मिनिस्टर रहे थे इंडिया में, क्विट कर दी थी कि कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। ठीक है, तो ये हस्ती कौन है? स्वतंत्रता पार्टी किसने फाउंड करी थी, ये पूछ लेंगे। देखो, और सबसे जरूरी है, वेदरण्यम सॉल्ट सत्याग्रह किसने करा था? मतलब दांडी मार्च सबको पता है, सॉल्ट सत्याग्रह सबको पता है, वेदरण्यम सॉल्ट सत्याग्रह किसने करा था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने करा था। हर एक चीज याद रखना है इनके बारे में। सीआर फॉर्मूला हम आपको डिटेल में पढ़ाई देंगे कुछ टाइम पे। ये ऐसा सवाल बना देंगे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रेसेस क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय कांग्रेस। अब आपको लगेगा हाँ इतने बड़े नेता थे तो कराई होगा प्रेस। अरे नहीं, ये गुस्सा हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो और कांग्रेस छोड़ भी दी थी। तो ये स्लाइड अच्छे से 2 बार पढ़ लेना, बहुत जरूरी होता है। हस्तियों पे सवाल आते हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन भी है इस बार, अभी तो है पेपर के आसपास, तो याद रखना। इनको भारत रत्न दिया गया था। ये फर्स्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला था। देखो 1954 में भारत रत्न मिलना शुरू हुआ था, तो सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को दिया गया था, क्योंकि गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, इसके भारत रत्न मिलने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, तो ये भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे, बहुत बड़े आदमी रहे थे, तो सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को दिया गया था, ऐसे याद रख लेना। और राजा जी को बहुत ज्यादा याद रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी के लिए, सोशल रिफॉर्म एडवोकेसी के लिए, लिटरेरी वर्क्स के लिए, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के लिए, एम्फेसिस के लिए, जो भी इनके प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको राजा जी के बारे में, जिन्हें चक्रवर्ती गोपालाचारी बोलते हैं, प्यार से राजा जी बोलते हैं। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइए।